नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज के सत्र में हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वीराज रासो का एक समय, पद्मावती समय जिसका नाम है, और जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है। हम आज के सत्र में, क्योंकि 70-71 छंद हैं उसमें, तो ऐसी स्थिति में हम केवल उसके कथासार पर बात करेंगे, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे और उस पर आधारित कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, ताकि हम परीक्षा की दृष्टि से अपनी पकड़ को इसकी विषय वस्तु पर मजबूत कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। पृथ्वीराज रासो, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हो और ये न जानता हो कि पृथ्वीराज रासो किसकी कृति है, क्योंकि राजस्थान के अग्रगण्य कवियों में नाम आता है। चंदवरदाई का आदिकाल के कवि हैं और पृथ्वीराज रासो इनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति है, अनमोल कृति है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितनी ये अनमोल है उतनी ही ये विवाद के घेरे में भी रही है। तो हिंदी साहित्य की कृतियों में सबसे अधिक विवादास्पद यदि कोई कृति रही है तो वो है पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो का एक अंग है, एक समय है, पद्मावती समय, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। समय जो शब्द है दोस्तों, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं। जैसे कि हमने साकेत पढ़ा तो उसमें सर्ग थे, हमने कामायनी पढ़ी उसमें सर्ग थे। तो यहाँ चंदवरदाई ने अपनी इस महान कृति पृथ्वीराज रासो को जिन सर्गों में विभाजित किया है उन सर्गों का नाम है समय। तो हर सर्ग के नाम के साथ समय शब्द जुड़ा हुआ है। जैसे चिंता सर्ग, श्रद्धा सर्ग, तो सर्ग शब्द जुड़ा हुआ था, उसी तरह से यहाँ हर सर्ग के साथ, हर भाग के साथ समय शब्द जुड़ा हुआ है। तो पद्मावती से संबंधित जो भाग है उसका नाम है पद्मावती समय। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो उसका है वो ये कि आचार्य शुक्ल के अनुसार चंदवरदाई हिंदी के पहले महाकवि हैं। पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य है। महाकवि चंदवरदाई अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि थे। ये आप सभी जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे चंदवरदाई, और पृथ्वीराज अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। शुक्ल जी ने इनका जन्म वर्ष संवत 1225 अर्थात 1168 ईस्वी और मृत्यु वर्ष संवत 1249 अर्थात 1192 ईस्वी मानी है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के इतिहास में, जैसा कि मैंने आपको बताया, सर्वाधिक विवादास्पद ग्रंथ है। बाबू श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, कर्नल जेम्स टॉड, पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मथुरा प्रसाद दीक्षित पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक रचना मानते हैं। दोस्तों, इस बिंदु को, इन सभी विद्वानों के नामों को आप कंठस्थ कर लेंगे, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। और वैसे भी पृथ्वीराज रासो के किसी भी समय पर हम चर्चा करें और हम ये न जाने कि कौन विद्वान उसे प्रामाणिक मानते हैं, कौन विद्वान अर्ध प्रामाणिक मानते हैं और कौन अप्रामाणिक मानते हैं, तो ये गलत बात होगी। तो आपके लिए जरूरी है कि आप इन सभी प्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वानों के नाम कंठस्थ कर लें। कवि राजा श्यामल दास, मुरारी दान, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद, डॉक्टर बूलर और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे अप्रामाणिक कृति मानते हैं। इस बात को भी आप कंठस्थ कर लेंगे। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, मुनि जिन विजय, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, अगरचंद नाहटा, डॉक्टर दशरथ शर्मा एवं कविराज मोहन सिंह इसे अर्ध प्रामाणिक रचना मानते हैं। पृथ्वीराज रासो मूलतः घटना प्रधान, क्या है? घटना प्रधान चरित्र काव्य है। चरित्र काव्य क्यों है? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के चरित्र पर आधारित काव्य कृति है ये, इसलिए। और इसमें घटनाओं की बहुलता है, क्योंकि उनके संपूर्ण जीवन क्रम में उनके शौर्य और पराक्रम को उभारते हुए यहाँ घटनाओं के क्रम को व्यवस्थित रूप में अभिव्यक्त किया गया है, इसलिए घटना प्रधान है। और क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का जो पराक्रमी साहसी जो चरित्र है वो उभर कर यहाँ सामने आया है, इसलिए ये चरित्र काव्य है।
इसमें काव्य नायक दिल्लीपति पृथ्वीराज चौहान का जीवन चरित्र वर्णित है। पृथ्वीराज रासों में कंठस्थ कर लेंगे, पृथ्वीराज रासों में 69 समय है, यानी सर्गों की संख्या 69 है और इसमें 16,306 छंद हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। पद्मावती समय, कैमास वध, जंगम कथा, कनवज समय पृथ्वीराज रासों के कुछ महत्वपूर्ण समय है, यानी महत्वपूर्ण सर्गों का नाम है। पद्मावती समय, कैमास वध, जंगम कथा, कनवज समय आदि। आगे चले। पृथ्वीराज रासों का मूल रस वीर रस है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के वीरता और पराक्रम को उभारना यहां पर प्रमुख लक्ष्य रहा है कवि का। और गौर रस है श्रृंगार रस। कवि राजा श्यामल दास, महत्वपूर्ण बिंदु है, कवि राजा श्यामल दास इसे पिंगल भाषा का ग्रंथ मानते हैं, जबकि कुछ अन्य विद्वान इसे डिंगल भाषा का ग्रंथ मानते हैं। कि न केवल पृथ्वीराज रासों की प्रामाणिकता, अर्ध प्रामाणिकता और प्रामाणिकता, अप्रामाणिकता के विषय में विवाद है, बल्कि इसकी भाषा क्या है इसके विषय में भी विवाद है, इसके रचना काल के विषय में भी विवाद है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है कि युद्धों के प्रसंग में पृथ्वीराज रासों की भाषा डिंगल का रूप धारण कर लेती है, किंतु विवाह और प्रेम आदि सुकुमार प्रसंगों में वह प्रधान रूप से पिंगल ही बनी रहती है। यानी द्विवेदी जी के अनुसार पृथ्वीराज रासों की भाषा डिंगल और पिंगल का मिश्रित रूप है। जहां पर श्रृंगार और प्रेम है वहां पिंगल है, पिंगल भाषा जिसमें कोमलता और सुकुमारता की भावों की अभिव्यक्ति, सुकुमार भावों की सहज अभिव्यक्ति होती है, प्रभावशाली अभिव्यक्ति होती है। और डिंगल भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें ओज, पराक्रम, शौर्य, वीरता आदि की अभिव्यक्ति बहुत ही प्रभावशाली ढंग से की जाती है। और क्योंकि इसमें ये दोनों ही चीजें हैं, दोनों ही स्वर प्रधान हैं, इसलिए डिंगल और पिंगल का मिश्रित रूप मानते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। पृथ्वीराज रासों में 68 प्रकार के, कंठस्थ कर लेंगे, कितने प्रकार के छंद? 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। पद्मावती समय पृथ्वीराज रासों का 20वां समय है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु। 69 समय है कुल और उसमें से 20वें नंबर का जो समय है वो है पद्मावती समय। पद्मावती समय में समुद्र शिखरगढ़ के महापराक्रमी राजा विजयपाल की सुंदर कन्या पद्मावती के बाल्यकाल से लेकर पृथ्वीराज के साथ विवाह तक की घटनाएं वर्णित हैं। इस बात को आप ध्यान में रख लेंगे। कहां की राजकुमारी थी पद्मावती? समुद्र शिखरगढ़ की राजकुमारी थी। इसके पिता का नाम था राजा विजयपाल और इसकी माता का नाम देखिए, राजकुमारी का नाम है पद्मावती और पद्मावती की माता का नाम था पद्मसेन। आप ध्यान रखेंगे। और इस पद्मावती के जन्म से लेकर के पृथ्वीराज चौहान के साथ विवाह होने तक की घटनाएं पद्मावती समय में वर्णित की गई हैं। पद्मावती समय में प्रमुख रूप से छप्पय, पद्धरी, भुजंग प्रयात और दूहा आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। शिव सिंह सैगर ने, क्योंकि इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग है, इसलिए शिव सिंह सैगर ने शिव सिंह सरोज में चंद बरदाई को छंदों का, छप्पयों का राजा कहा है। और ये कथन किस ग्रंथ पर आधारित है? चंद बरदाई के पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ पर आधारित है, क्योंकि उसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग मिलता है और खास तौर से छप्पय छंद बहुत ही सुंदर रूप में उभर कर यहां सामने आया है। इसलिए शिव सिंह सैगर अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में इन्हें छप्पयों का राजा कहकर के संबोधित करते हैं। अब बात आती है पद्मावती समय की कथा क्या है। तो पद्मावती समय की कथा को संक्षिप्त रूप में जानेंगे और उसके बाद हम इसके प्रश्नों पर बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पद्मावती समय में समुद्र शिखरगढ़ के राजा विजयपाल की पुत्री जो बहुत सुंदर है पद्मावती, उसके जन्म से लेकर के पृथ्वीराज चौहान के साथ विवाह होने तक की घटनाएं वर्णित है। तो सबसे पहला बिंदु जो हमें याद होना चाहिए कि पद्मावती समय की जो कहानी है उसकी नायिका समुद्र शिखरगढ़ के राजा विजयपाल की रूपवती कन्या पद्मावती है। उसके बाद दूसरा बिंदु जो है महत्वपूर्ण, जहां से कथा एक नया मोड़ लेती है, इसके बाद कवि जो चंद बरदाई हैं वे पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन करते हैं, तरह तरह से उसके सुंदर रूप को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं और किस प्रकार उसके वय संधि में प्रवेश करने पर, वय संधि जब बाल्यावस्था यानी बचपन समाप्त हो रहा हो और कोई भी नायिका
युवावस्था में प्रवेश करती है, तो बीच का जो संधि काल है दोस्तों, उसे वय संधि साहित्य में कहा जाता है। तो वय संधि में प्रवेश करने पर किस तरह से राजा विजयपाल उसके विवाह के लिए चिंतित होते हैं और पुरोहित को कहते हैं कि एक योग्य वर ढूंढा जाए, और पुरोहित योग्य वर ढूंढते हैं और राजा कुमोद मणि को के रूप में वो नए वर की योग्य वर की तलाश करते हैं और वागदान हो जाता है, यानी पुरोहित नारियल देकर उनके साथ रिश्ता पद्मावती का तय कर देते हैं। लेकिन इसी बीच में क्या होता है, ये घटनाएं मैं इसलिए बता रही हूं ताकि आपके मस्तिष्क में क्रम पूरा बन सके। उसी बीच में क्या होता है, एक दिन राजकुमारी पद्मावती राजमहल के उद्यान में अपनी सखियों के साथ खेल रही है, क्रीड़ा कर रही है। तभी वहां उड़कर के एक तोता आता है। राजकुमारी उस तोते को देखकर आनंद विभोर हो जाती है, मोहित हो जाती है और उसे पकड़कर अपने महल में एक सोने के पिंजरे में रख लेती है और उसका पालन पोषण करने लगती है। जितने मुग्ध राजकुमारी पद्मावती उस तोते को देखकर है, उतना ही वो तोता भी पद्मावती के सौंदर्य को देखकर मंत्रमुग्ध है। तोता पद्मावती के अनुपम सौंदर्य को देखकर पार्वती शंकर से, क्योंकि वो मंत्रमुग्ध है और वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि इस राजकुमारी का विवाह पृथ्वीराज चौहान जैसे महान साहसी और पराक्रमी राजा के साथ ही होना चाहिए। तो अब कैसे हो, तो वो पार्वती जी और शंकर जी से उपासना करता है, ध्यान लगाता है और उनसे प्रार्थना करता है मन ही मन कि राजकुमारी पद्मावती का विवाह पृथ्वीराज चौहान के साथ ही हो। और वो पद्मावती को, दूसरी ओर वो क्या करता है, एक ओर तो वो प्रार्थना करता है, दूसरी ओर वो पृथ्वीराज चौहान के रूप, सौंदर्य, उसके गुणों के विषय में, उसके शौर्य और पराक्रम के विषय में अलग अलग किस्से पद्मावती को सुनाता है ताकि वो उसके हृदय में पृथ्वीराज चौहान के प्रति प्रेम उत्पन्न कर सके। परिणाम ये होता है कि पद्मावती के हृदय में पृथ्वीराज चौहान के प्रति एक सहज आकर्षण, एक प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाता है। फलतः राजकुमारी तन, मन और चित्त से पृथ्वीराज के प्रेम में डूब जाती है। पद्मावती के पिता राजा विजयपाल उसकी सगाई कुमायूं दुर्ग के राजा कुमोद मणि से तय कर देते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही राजकुमारी वय संधि में प्रवेश करती है, तो राजा विजयपाल पुरोहित को भेजते हैं कि एक योग्य वर की तलाश की जाए, और वो जो पुरोहित है वो राजा कुमोद मणि के साथ, जो कुमायूं दुर्ग के राजा हैं, उनके साथ में रिश्ता तय करके आते हैं। सारे समुद्र शिखर में जैसे ही ये सूचना मिलती है कि राजकुमारी पद्मावती का विवाह राजा कुमोद मणि के साथ तय हो गया है, आपको नाम याद रखना है, कुमायूं के राजा हैं राजा कुमोद मणि, समुद्र शिखर गढ़ दुर्ग के राजा हैं राजा विजयपाल, जो पद्मावती के पिता है। पद्मावती की माता का नाम है पद्मसेन। ये तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है। सारे समुद्र शिखर में राजकुमारी के विवाह के तय होने की सूचना से आनंद, उल्लास और शहनाई के स्वर गूंजने लगते हैं, किंतु राजकुमारी पद्मावती का हृदय पीड़ा से भर उठता है, क्योंकि वो तोता जिसने उसे पृथ्वीराज चौहान के गुणों के विषय में, उसके शौर्य और पराक्रम के विषय में बताया था, और वो उनके प्रेम में, पृथ्वीराज चौहान के प्रेम में आकंठ डूब चुकी है। तो ऐसी स्थिति में पृथ्वीराज चौहान के साथ वो विवाह, अपने विवाह के स्वप्न देखने लगी है, लेकिन ऐसी स्थिति में परिस्थिति विपरीत होती है कि राजा कुमोद मणि के साथ उसका रिश्ता तय कर दिया जाता है। तो स्वाभाविक सी बात थी कि पद्मावती का हृदय पीड़ा से भर उठता है, क्योंकि वह तो मन ही मन पृथ्वीराज चौहान को पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। राजा कुमोद मणि बारात लेकर, यानी विवाह का दिन आ जाता है, राजकुमारी व्याकुल है। राजा कुमोद मणि बारात लेकर समुद्र शिखर गढ़ पहुंचते हैं और व्याकुल राजकुमारी तोते के साथ, वही तोता जिसने पृथ्वीराज चौहान के शौर्य और पराक्रम के विषय में राजकुमारी को बताया था, उसी तोते के साथ, ध्यान देंगे, पृथ्वीराज के पास अपने प्रेम और विवाह की इच्छा का संदेश भेजती है। यानी संदेश वाहक कौन है? तोता। यानी पद्मावती समय में पृथ्वीराज और पद्मावती को मिलाने का जो कार्य है वो एक तोता कर रहा है। तोते ने ही भगवान से, यानी शिव और पार्वती से, इन दोनों के विवाह की कामना की। दूसरी बात, तोते ने ही पद्मावती को पृथ्वीराज के विषय में बताया, उसके गुणों के विषय में बताया, और तोता ही पद्मावती का संदेश, विवाह का, प्रेम का जो संदेश है वो पृथ्वीराज चौहान के पास लेकर के गया। तोते से पद्मावती का प्रेम संदेश पाकर पृथ्वीराज चौहान समुद्र शिखर गढ़ पर आक्रमण करते हैं, यानी तुरंत अपनी सेना इकट्ठी कर वे प्रस्थान कर लेते हैं और समुद्र शिखर गढ़ पर आक्रमण कर देते हैं। पृथ्वीराज, राजा विजयपाल और कुमायूंगढ़ के राजा कुमोद मणि की संयुक्त सेनाओं को परास्त कर पद्मावती को प्राप्त करते हैं, क्योंकि
राजा कुमुदमणि अपनी बारात लेकर के समुद्र शिखरगढ़ आ चुके हैं और पृथ्वीराज चौहान बाद में पहुंचते हैं, तो स्वाभाविक है कि उन्हें दो सेनाओं का एक साथ सामना करना पड़ता है। एक सेना है राजा विजयपाल की और दूसरी सेना है राजा कुमुदमणि की, जिनसे पद्मावती का विवाह होने वाला है। लेकिन क्योंकि पृथ्वीराज चौहान वीर है, शौर्यवान है, पराक्रमी है, इसलिए वे इन दोनों की संयुक्त सेनाओं को परास्त करने में सफलता प्राप्त करते हैं और पद्मावती को प्राप्त कर लेते हैं। इसी बीच उन्हें वे पद्मावती को लेकर के जा रहे हैं दिल्ली की ओर। इसी बीच मार्ग में शहाबुद्दीन गौरी की सेना से भी उन्हें युद्ध करना पड़ता है, क्योंकि वो मार्ग में शहाबुद्दीन गौरी उनकी सेना को रोक लेता है। वे वीरता पूर्वक उसे भी परास्त कर दिल्ली के दुर्ग पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वे राजकुमारी पद्मावती के साथ पूरे विधि विधान से विवाह करते हैं। यहाँ पद्मावती समय की कथा समाप्त हो जाती है। यानी जब दिल्ली पहुंचते हैं पृथ्वीराज चौहान, तब वे पुरोहितों से कहते हैं कि एक शुभ मुहूर्त निकाला जाए विवाह का, और पूरे भारतीय संस्कृति का पालन करते हुए वे पहले विवाह करते हैं पद्मावती के साथ और उसके बाद अपने महल में उन्हें लेकर के प्रवेश करते हैं। और यहीं पर पद्मावती समय की कथा समाप्त हो जाती है। ये हुई संक्षिप्त कथा पद्मावती समय की। अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको पता होने चाहिए और संभावित है कि इनमें से कोई ना कोई प्रश्न परीक्षा में अवश्य आए। तो पहला प्रश्न जो आपको जानना चाहिए, पद्मावती समय है क्या? पद्मावती समय है पृथ्वीराज रासो का अंश, पद्मावत का अंश, बीसलदेव रासो का अंश या वीर विनोद का अंश। तो दोस्तों आपको अब तक याद हो गया होगा, पृथ्वीराज रासो का अंश है पद्मावती समय। ये पृथ्वीराज रासो का 20वां समय है और कुल समय कितने हैं? 69 समय है पृथ्वीराज रासो में, उसमें 20वें नंबर का समय है पद्मावती समय। तो प्रश्न का उत्तर हुआ, आंसर हुआ हमारा ए। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के विषय में असत्य कथन है। ए, पृथ्वीराज रासो में दिल्लीपति पृथ्वीराज चौहान का जीवन चरित्र वर्णित है, बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज रासो में कुल 69 समय है और 16,306 छंद हैं, ये भी बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज रासो के प्रथम विशालतम संस्करण की हस्तलिखित प्रति जयपुर के पोथी खाना में सुरक्षित है, ये कथन गलत है। पृथ्वीराज रासो के प्रथम 3 संस्करण प्रकाशित हुए। पृथ्वीराज रासो के प्रथम विशालतम संस्करण की जो प्रति है वो प्रकाशित हुई थी नागरी प्रचारिणी सभा से और उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है, जयपुर के पोथी खाना में सुरक्षित नहीं है। तो ये कथन गलत है। पद्मावती समय, कैमासवध, जंगम कथा, कनवज समय पृथ्वीराज रासो के अत्यंत महत्वपूर्ण समय हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, तो ये भी कथन सही है। यानी असंगत कथन हुआ सी, तो उत्तर हमारा होगा सी। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को पिंगल भाषा का ग्रंथ माना है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा, कवि राजा श्यामल दास, बाबू श्याम सुंदर दास या मुरारीदान। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हमने अभी अभी चर्चा की, कवि राजा श्यामल दास ने पृथ्वीराज रासो को पिंगल भाषा का ग्रंथ माना है, तो आंसर हुआ हमारा बी। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो का मूल रस कौन सा है? वीर रस, श्रृंगार रस, वीभत्स रस या रौद्र रस। तो दोस्तों बात किसकी है? वैसे तो ये सभी रस पृथ्वीराज रासो में मिलते हैं, लेकिन प्रश्न पूछा गया है मूल रस कौन सा है। तो क्योंकि पृथ्वीराज रासो की विषय वस्तु किससे संबंधित है? पृथ्वीराज चौहान के चरित्र से, और पृथ्वीराज चौहान भारत के इतिहास में पराक्रमी, शौर्यवान और साहसी हिंदू सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब किसी साहसी पराक्रमी राजा की बात हो तो वीर रस की प्रधानता होगी। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहाँ पर श्रृंगार रस भी है प्रेम के प्रसंग में, और जहां युद्धों का वर्णन है वहां कहीं कहीं वीभत्स और रौद्र रस भी है, लेकिन प्रमुख रस वीर रस है। तो आंसर हुआ हमारा ए। अगला प्रश्न, किस विद्वान का मत है कि युद्धों के प्रसंग में पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल का रूप धारण कर लेती है, किंतु विवाह और प्रेम के सुकुमार प्रसंगों में वह प्रधान रूप से पिंगल ही बनी रहती है? विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हमने पढ़ा था डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है जब उन्होंने कहा है कि युद्धों का जहां वर्णन होता है वहां पर पृथ्वीराज रासो में
डिंगल भाषा है और श्रृंगार और प्रेम के प्रसंगों में पिंगल भाषा है। तो हमारा आंसर इस प्रश्न का होगा डी। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा है? मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या कर्नल जेम्स टॉड? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शिव सिंह सेंगर ने उन्हें छप्पयों का राजा कहकर के संबोधित किया है। तो प्रश्न का उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, पद्मावती समय के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पद्मावती समय में राजा विजयपाल की पुत्री पद्मावती की बाल्यकाल से पृथ्वीराज चौहान के साथ विवाह तक की घटनाएं वर्णित हैं। बिल्कुल सही है। पद्मावती समय में प्रमुखतः छप्पय, पद्दरी, भुजंग प्रयात और दूहा आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। ये भी बिल्कुल सही है। पद्मावती समय की मूल भाषा मैथिली है। ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि डिंगल मूलतः पृथ्वीराज रासू की भाषा है और श्रृंगार के वर्णन में पिंगल आती है। पद्मावती समय में प्रमुखतः अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग है। ये कथन बिल्कुल सही है। तो हमसे पूछा गया है कौन से कथन सही हैं? तो पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है और तीसरा कथन गलत है। आइए कूट देखते हैं। पहला, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पहला, दूसरा, चौथा कथन सही है पद्मावती समय के विषय में, और तीसरा कथन जो भाषा से संबंधित है वो गलत है। तो आंसर हुआ हमारा ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने पार्वती शंकर का ध्यान कर राजकुमारी पद्मावती का विवाह पृथ्वीराज से होने की प्रार्थना की? पद्मावती के पिता विजयपाल ने, पद्मावती की माता ने, स्वयं पद्मावती ने या फिर तोते ने? तो हमने अभी पढ़ा दोस्तों, डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तोते ने भगवान शंकर और पार्वती जी से ये प्रार्थना की कि पद्मावती जैसी सुंदर राजकुमारी का विवाह पृथ्वीराज चौहान जैसे पराक्रमी राजा के साथ ही होना चाहिए। तो आंसर हुआ हमारा डी। तो दोस्तों, इस पंक्ति का अर्थ पहले समझ लेते हैं। तह यानी वहां पर, सु यानी श्रेष्ठ, विजयपाल नामक राजा जो देवताओं के राजा इंद्र, देवराज इंद्र के समान पराक्रमी था और जादू कुल है यानी यादव कुल में उत्पन्न था, अभग जिसको पराजित करना किसी के लिए भी असंभव था। ये इस पंक्ति का अर्थ है। और पंक्ति में रेखांकित शब्द के द्वारा यानी सुरराजपति शब्द के द्वारा किसकी ओर संकेत किया गया है? शहाबुद्दीन गौरी की ओर, पृथ्वीराज चौहान की ओर, या राजा विजयपाल की ओर, या फिर राजा कुमुदमणि की ओर? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। राजा विजयपाल जो पद्मावती के पिता हैं उनकी ओर यहां संकेत किया गया है। तो आंसर इस प्रश्न का होगा सी। अगला प्रश्न, कुटिल केस सुदेश पौहप रचियत पिक सद, कमल गंध वय संध हंस गति चलत मंद मंद, सेत वस्त्र सोहे शरीर नख स्वाति बुंद जस, भरह भमर भवहि भुल्लहि स्वभाव मकरंद वास रस। पंक्तियों में व्यंजित भाव के संबंध में असंगत कथन है। तो पहले इन पंक्तियों को समझ लेते हैं दोस्तों। ये पंक्तियां पद्मावती के सौंदर्य से संबंधित है, सबसे पहली बात तो ये है। और इस पर बहुत तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए इन पंक्तियों को मैंने यहां पर लिया है। तो कुटिल केस, पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन करते हुए चंद्रवरदाई कहते हैं कि कुटिल केस, कुटिल यानी घुंघराले, पद्मावती के जो बाल हैं वो घुंघराले हैं। सुदेश बहुत सुंदर हैं। पोहप और कैसे हैं? पोहप रचियत, उन्हें पुष्पों की बनी हुई माला से, पोहप यानी पुष्प, पुष्पों की बनी हुई माला से सजाया गया है। पिक सद, और पद्मावती की वाणी कैसी है? पिक यानी पिक मतलब कोयल, और सद मतलब शब्द, यानी पद्मावती की वाणी जो है वो कोयल के समान मधुर है। कमल गंध, और उसके तन से, उसके शरीर से कमल के पुष्प के समान गंध आती है। वय संध, और वो वय संधि की अवस्था में है, यानी बचपन उसका बीत रहा है और युवावस्था में वो प्रवेश कर रही है। हंस गति चलत मंद मंद, और जब वो मंद मंद गति से चलती है तो उसकी चाल हंसों के समान सुंदर, हंस की गति के समान, हंसों की चाल के समान सुंदर लगती है। श्वेत वस्त्र सोहे शरीर, और उसके शरीर पर जो श्वेत वस्त्र शोभायमान होते हैं, और उसके नख, नख यानी नाखून, उसके जो नाखून हैं
वो स्वाति की बूंद के समान उज्जवल हैं। जस यानी समान, स्वाति बूंद यानी स्वाति की बूंद के समान उज्जवल है। भमर भवहि भुल्लहि स्वभाव मकरंद वासरस। और क्योंकि कवि ने बताया है कि उसके शरीर से कमल के पुष्प की गंध आती है और भ्रमर का सबसे प्रिय पुष्प होता है कमल, तो जब कमल के पुष्प की गंध आती है तो भ्रमर जो है वो भूल जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये पद्मावती की गंध नहीं है बल्कि किसी कमल के पुष्प की गंध है, और वो मकरंद का पान करने के लिए स्वभाववश उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगते हैं। अब इसका भावार्थ आपको समझ में आ गया। अब इन पंक्तियों के विषय में असंगत कथन देखना है। पद्मावती के घुंघराले केशों में पुष्पों की सुंदर लड़ियां गुथी हैं, बिल्कुल सही है। पद्मावती की वाणी कोयल के समान मधुर है तथा उसकी हंस के समान मंद चाल है, ये भी सही है। उसके शरीर पर लाल रंग के वस्त्र सुशोभित हैं, उसके तन से केसर की गंध आती है, ये कथन गलत है क्योंकि उसके शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभायमान है और उसके तन से केसर की नहीं बल्कि कमल की गंध आती है। उसके नाखून स्वाति नक्षत्र की बूंद के समान उज्जवल है, ये भी बिल्कुल सही है। तो असंगत कथन हुआ सी, यानी आंसर होगा इस कथन का सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। संभरी नरेश सोमेश पूत देवंत रूप अवधार दूत, पंक्ति किससे संबंधित है? इस पंक्ति को भी पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। संभरी नरेश यानी सांभर के नरेश, सोमेश यानी सोमेश्वर, जो पृथ्वीराज के पिता का क्या नाम बताया गया है? सोमेश्वर बताया गया। सोमेश्वर के पूत यानी पुत्र हैं। देवंत रूप अवधार दूत, और वे पराक्रम, उनके पराक्रम को देखकर ऐसा लगता है मानो किसी देवता ने यहाँ पर अवतार ग्रहण कर लिया गया है या अवतार ग्रहण कर लिया है। तो ये पंक्ति किससे संबंधित हुई? राजा पृथ्वीराज चौहान से, राजा कुमोदमणि से, राजा विजयपाल से या महाकवि चंद्रवरदाई से? तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। राजा पृथ्वीराज चौहान से संबंधित पंक्ति है, ये आंसर होगा ए। अगला प्रश्न। जिहि पकरि साह साहब लीन, तिह बेरि करिय पानीय हीन, सिंगिनि सुसद्द गुण चढ़ जंजीर, चुक्के न सबद बेदंत तीर। पंक्तियों में निम्नलिखित में से किस घटना का उल्लेख नहीं किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण छंद है पद्मावती समय का। देखिए, जिहि पकड़, जिहि यानी जिसने, पकड़ साह साहब लीन यानी जिसने शहाबुद्दीन गौरी को पकड़ लिया। तिहि बेरे, कितनी बार? 3 बार, 3 बार पकड़ लिया। करिए, और क्या किया? करिए पानी हीन, पानी रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून यानी प्रतिष्ठा, और उसकी प्रतिष्ठा, उसको प्रतिष्ठा से रहित किया, यानी उसकी प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया, उसकी प्रतिष्ठा समाप्त कर दी। सिंगिनी सुसद्द गुण चढ़ी जंजीर, और जब उसकी धनुष की प्रत्यंचा पर लोहे का बाण चढ़ता है तो उससे बहुत तेज ध्वनि होती है, बहुत तेज टंकार की ध्वनि होती है। चुक्के न सबद बेधंत तीर, और वो इतना पराक्रमी है जो अपने शब्द वेधी बाण को चलाने में कभी चूकता नहीं है। अब किसका उल्लेख नहीं किया गया है? पृथ्वीराज चौहान द्वारा 3 बार शहाबुद्दीन को परास्त करने का, पृथ्वीराज चौहान द्वारा राजा कुमोदमणि को परास्त करने का, गलत। पृथ्वीराज चौहान के धनुष की भयंकर टंकार की ध्वनि का, पृथ्वीराज चौहान के शब्दवेदी अचूक बाण के चलाने के कौशल का। बाकी सब का वर्णन है यहाँ पर, केवल बी विकल्प का वर्णन इन पंक्तियों में नहीं किया गया है। तो किसका वर्णन नहीं किया है? उत्तर होगा बी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न। बलिबैन करन जिमिदान मान, सत सहस सील हरिचंद मान, साहस सुक्रम विक्रम जुबीर, दानव सुमत अवतार धीर। पंक्तियों में पृथ्वीराज के चरित्र की किस विशेषता को व्यक्त नहीं किया गया है? पहली बात यह कि ये जो पंक्तियां हैं वो पृथ्वीराज चौहान के चरित्र की विशेषताएं बताती हैं। जैसे कुटिल केश वाला जो छंद था उसमें पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन किया गया था, इसी प्रकार इस छंद में पृथ्वीराज चौहान के गौरवशाली पराक्रमी व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। बलि बैन करन जिमि दान मान। अब कवि क्या कहते हैं कि जो बैन यानी वचन, जो वचन कर लिया उस वचन का पालन करने में जो राजा बलि के समान है। करण जिमि दान, दान करने में जो कर्ण के समान है।
सत सहस शील हरिचंद समान, और जो सत्य में और शील में राजा हरिश्चंद्र के समान है। साहस है, साहसी है। सुक्रम यानी सुकर्मी, अच्छे कर्म करने वाला है। विक्रम यानी पराक्रमी और वीर है। दानव सुमत अवधार धीर, और जितने भी प्रबल भयंकर राक्षस हैं उनका दमन करने के लिए जो धैर्यवान और अवतार के स्वरूप है। अब इसमें किस चरित्र की विशेषता का वर्णन नहीं किया गया है? वचन पालन, दानवीरता, धैर्य, सत्य एवं शीलवान और शब्द भेदी बाण चलाने की निपुणता। तो दोस्तों वचन पालन की बात यहां की गई है, दानवीरता और धैर्य की बात की गई है, सत्य और शील की बात की गई है, लेकिन शब्द भेदी बाण चलाने की निपुणता की बात इन पंक्तियों में नहीं की गई। यद्यपि पृथ्वीराज चौहान के चरित्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी शब्द भेदी बाण चलाने की का कौशल, लेकिन इन पंक्तियों में उस कौशल का जिक्र नहीं है। इसलिए चरित्र की कौन सी विशेषता यहां नहीं बताई गई है? डी। तो आंसर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न, चले 10 सहस असबार जान, पूरिय पैदल 33 उठान, मत मद गलित से पंचदंती, मनोसांस पहाड़ भुग पंक्ति पंक्ति। पंक्तियों में किसका वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इसको हम समझ लेते हैं पहले। चले 10 सहस असबार जान, कि 10 सहस्त्र घुड़सवार अपने घोड़ों पर और विभिन्न यान रथों पर चल दिए। पूरी है पैदल 33, और उसकी इतनी विशाल सेना थी, पैदल सेना, जिसने सारा जो सेना के लिए निर्धारित स्थान था उसे पूरी तरह से पूरी यानी भर लिया। मत मद गलित से पंचदंती, और से पंच का मतलब है 500, और उस सेना में 500 शक्तिशाली दांतों वाले और जिनका मद बह रहा था ऐसे हाथी विद्यमान थे। और वो हाथी इतने विशालकाय शरीर वाले थे कि ऐसा लगता था उनको देखकर, क्योंकि उनके दांत सफेद हैं और हाथी का जो आकार है वो श्याम वर्ण का है, काला है, इसलिए कवि कल्पना करते हैं कि मनोसांस पहाड़ भुगपंति पंक्ति, कि उनको देखकर ऐसा लगता था मानो कोई श्याम वर्ण के पहाड़ पर बुग पंक्ति यानी बगुलों की, सफेद बगुलों की पंक्ति बैठी हुई हो। बगुलों की पंक्ति किसके लिए शब्द आया है? पूछा जा सकता है परीक्षा में इस तरीके से प्रश्न भी। वो आया है दांत के लिए। हाथी के दांत सफेद रंग के होते हैं और पहाड़ हाथी के शरीर के लिए आया है। तो हाथी के शरीर, विशालकाय शरीर पर सफेद रंग के दांत ऐसे लग रहे हैं मानो किसी काले रंग के विशालकाय पहाड़ पर बगुलों की पंक्ति, सफेद बगुलों की पंक्ति बैठी हुई हो। यहां मनोवाचक शब्द का प्रयोग है तो उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो पंक्तियों में किसका वर्णन है? राजा कुमुदमणि की बारात का, शहाबुद्दीन गौरी की सेना का, राजा पृथ्वीराज की सेना का, राजा विजयपाल के पराक्रम का। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। राजा कुमुदमणि जब बारात लेकर जाते हैं समुद्र शिखरगढ़, तब का वर्णन ये किया गया है। तो आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न, झट जाहु कीर दिल्ली सुदेश, बर जहुबा जु आनो नरेश। यह पंक्ति किसने किससे कही? कीर का अर्थ होता है तोता। पद्मावती कह रही है तोते से, जब कुमुदमणि की बारात आ गई है तब वो कह रही है कि हे कीर, हे तोते, तुम जल्दी से दिल्ली नामक सुंदर नगर में जाओ और बरम और वर के रूप में मेरे जो चौहान राजा हैं उनको जल्दी से लेकर के आओ। तो ये पंक्ति किसने किससे कही? राजा विजयपाल ने पुरोहित से, पद्मावती ने तोते से, पद्मावती ने सखियों से, या पद्मावती की सखियों ने संदेशवाहक से। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि पद्मावती ने ये पंक्ति तोते के साथ जब संदेश भेजा पृथ्वीराज चौहान के पास, तब उसने तोते से ये संदेश कहा। आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, पद्मावती का वरण करने के लिए जाते समय पृथ्वीराज चौहान ने दिल्लीगढ़ का दायित्व किसे सौंपा? पुरोहित को, चंद्रवरदाई को, चामुंड राय को, या सामंत कुमारपाल को? तो दोस्तों सी चामुंड राय। स्पष्ट रूप से पद्मावती समय में जिक्र आता है कि चामुंड राय को दिल्ली का राजभार सौंपकर वे प्रस्थान कर गए समुद्र शिखरगढ़ की ओर। तो आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न, जंग जुरन जालिम जुझार भुजसार भर भुअ, धर धमंग के भज शेष गगन रवि लुप्य रैन हुआ। पंक्ति में किसका वर्णन है? देखिए, जंग यानी युद्ध करने में
कैसे भयंकर, जालिम और जुझारू, भुज सार, जिनकी भुजाएं कैसी हैं, सार यानी लोहे के समान शक्तिशाली। सार का मतलब होता है लोहा, लोहे के समान शक्तिशाली है। जब वो सेना चलने लगी तो धर धमंग की जो पृथ्वी है वो हिलने लगी। कैसा लगा? कभी कल्पना करते हैं कि उस समय ऐसा लगा मानो शेषनाग जो पृथ्वी का पृथ्वी का भार धारण करते हैं, वे अपना स्थान छोड़कर उस सेना के शौर्य और पराक्रम को देखकर विचलित होकर भजी भाग गए हों। और उस सेना के अंदर जो रथ थे, सेना में जो घुड़सवार थे, उनके पैरों से और रथ के पहियों से जो धूल उड़ी वो आकाश में इतनी अधिक छा गई कि गगन रवि लुप्त पे रैन हुई। रैन हुआ यानी रात हो गई, इतना अंधकार छा गया और गगन आकाश में रवि लुप्त हो गया यानी सूर्य भी दिखाई देने बंद हो गए। इतना अधिक घना अंधकार वहां पर छा गया धूल के उड़ने के कारण। अतिशयोक्ति अलंकार है। पंक्तियों में किसका वर्णन है? पृथ्वीराज की सेना का, पृथ्वीराज चौहान के पराक्रम का, शहाबुद्दीन गौरी की सेना का, शहाबुद्दीन और पृथ्वीराज के मध्य युद्ध का। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शहाबुद्दीन गौरी की सेना का वर्णन यहां पर किया गया है। आंसर होगा सी। एक बात दोस्तों यहां इस प्रसंग में मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपके मन में एक प्रश्न सहज रूप से उठ सकता है कि जब पृथ्वीराज रासो का कथ्य, उसकी विषय वस्तु पृथ्वीराज चौहान के पराक्रम से संबंधित है, उनके शौर्य, उनके साहस, उनकी वीरता से संबंधित है, तो फिर शहाबुद्दीन गौरी की सेना के पराक्रम और उसकी वीरता, लोहे के समान बलशाली उसके सैनिकों की भुजाएं हैं, ये सब इसका वर्णन करने का औचित्य क्या है? औचित्य बिल्कुल है दोस्तों। यदि विपक्षी पृथ्वीराज के जो शत्रु हैं, यदि वो कमजोर होंगे तो पृथ्वीराज चौहान का पराक्रम सिद्ध नहीं होगा। तो जितने पराक्रमी पृथ्वीराज हैं उतने ही पराक्रमी होना उनके शत्रुओं के लिए अनिवार्य है, ताकि जब कभी उन पराक्रमी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का, पृथ्वीराज की विजय का वर्णन करेंगे तो उनका पराक्रम और अधिक प्रभावशाली रूप में उभर कर सामने आएगा। तो ये एक शैली है लिखने की जिसमें नायक की विशेषताओं को उभारा जाता है। तो इस बात को भी आप ध्यान दें। और क्योंकि सेना के शक्ति संपन्न होने का वर्णन है तो बिल्कुल भी भ्रमित ना हो कि यह पृथ्वीराज की सेना है, बल्कि शहाबुद्दीन गौरी की सेना का यहां पर वर्णन किया गया है। तो आंसर है सी। आगे चले। कम्मान बान छुट्टहे अपार, लागंत लोह इमिसारि धार, घमसान धान सब वीर खेत, घन श्रोण बहत अरु रक्त रेत। पंक्तियों में किस रस और काव्य गुण का सम्यक परिपाक हुआ है? देखिए, युद्ध का वर्णन है। कम्मान बाण, कमान से बाण छूट रहे हैं। कैसे? अपार, सीमा है नहीं है, उन बाणों को गिना नहीं जा सकता, यानी बाणों की वर्षा हो रही है। लागंत लोह इमिसारि धार, और जो पैदल सैनिक लड़ रहे हैं तलवार से तलवार टकराकर, तो वो लोहे की जो धारदार तलवारें हैं, ऐसा लग रहा है जब वे आपस में टकराती हैं तो मानो पराक्रम और शौर्य की वर्षा हो रही हो। घमसान धान, और घमासान युद्ध हो रहा है सेनाओं के बीच और सभी वीर खेत गए हैं, यानी वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। घन स्रोत, और उसके कारण इतना अधिक श्रोण यानी रक्त बहा है कि चारों ओर जो मिट्टी है मैदान की वो पूरी की पूरी रक्त यानी लाल रंग की, रक्त में डूबकर लाल रंग की हो गई है। तो कौन सा रस और कौन सा गुण? श्रृंगार रस माधुर्य गुण, श्रृंगार रस प्रसाद गुण, वीर रस ओज गुण, विभत्स रस ओज गुण। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। वीर रस और ओज गुण की प्रधानता है यहां, तो आंसर होगा यहां पर सी। अब देखिए, विभत्स रस कब होता? विभत्स रस तब होता जब ये वर्णन इतना घृणा उत्पन्न कर देने वाला होता हमारे हृदय में कि हम जैसे ही उसके अर्थ के निकट पहुंचते, उसे समझते, तो हमारे मन में जुगुप्सा का भाव उत्पन्न हो जाता। लेकिन जुगुप्सा का भाव यहाँ उत्पन्न नहीं हो रहा है, इसलिए वीर रस और ओज गुण यहाँ प्रमुख रूप से है। तो आंसर होगा सी। सिरनाय कम्मान पृथ्वीराज राजम, पकड़िए साहिजिम कुलिंग बाजम। पंक्ति में किस घटना का वर्णन है? पृथ्वीराज द्वारा शहाबुद्दीन को पराजित करने एवं पकड़ने का वर्णन, शहाबुद्दीन के आकस्मिक आक्रमण का वर्णन, राजा कुमोद मुनि और पृथ्वीराज के युद्ध का वर्णन, पृथ्वीराज द्वारा पद्मावती के हरण का वर्णन। तो दोस्तों
ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यहां इस पंक्ति में है सिर नाय, सिर में कमान पृथ्वीराज नामक राजा ने सिर में अपने बाण को घुसाकर पकड़िए शाही यानी शहाबुद्दीन गौरी को पकड़ लिया। कैसे पकड़ लिया? जिमी, जिस प्रकार कुलिंग बाज, बाज किसी कुलिंग यानी गौरैया जो पक्षी होती है, चिड़िया, जैसे बाज गौरैया को, चिड़िया को पकड़ लेता है, उसी तरह से शक्तिशाली पराक्रमी पृथ्वीराज चौहान ने उनके मस्तक पर अपना तलवार, अपनी बाण लगाकर उनके सिर को नाए झुकाकर उन्हें पकड़ लिया। तो किसका वर्णन है? पृथ्वीराज द्वारा शहाबुद्दीन को पराजित करने एवं पकड़ने का वर्णन है। अब क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के द्वारा किसको पकड़ा गया है? शहाबुद्दीन गौरी को पकड़ा गया है, और उस पकड़ने के दृश्य की पुष्टि के लिए उदाहरण स्वरूप क्या कहा गया है? जैसे बाज चिड़िया को पकड़ता है, तो उदाहरण अलंकार है इस पंक्ति में। तो आंसर हुआ हमारा ए। ले चल्यो सिताबी करी फारे फौजम, पंक्ति में रेखांकित शब्द का सही अर्थ है सिताबी का मूल शब्द है शिताबी, ये फारसी का शब्द है दोस्तों। अब इसके अर्थ की बात करते हैं, पराक्रमी, शीघ्रतापूर्वक, तेजस्वी या क्रोधित होकर। तो दोस्तों शिताबी का अर्थ है शीघ्रतापूर्वक। यहां पृथ्वीराज चौहान ने जब कैद पकड़ लिया शहाबुद्दीन गौरी को, तो वे किस शीघ्रता से उसे दिल्ली की ओर लेकर चले, उसका वर्णन है। तो कवि कहते हैं ले चल्यो सिताबी करी फारे फौजम, कि अपनी सेनाओं को चीरता हुआ वो शीघ्रता से शहाबुद्दीन गौरी को ले चला। तो आंसर हुआ हमारा बी। अगला प्रश्न, ज्यो रुक्मिणी कन्हर वरिये ज्यो बरे संभर कंत, पंक्ति में व्यंजित पूर्ण भाव है शाकंभरी के स्वामी आप शीघ्र रुक्मिणी के पति श्री कृष्ण की आराधना कीजिए। दूसरा, हे शाकंभरी के स्वामी जिस प्रकार कृष्ण ने रुक्मिणी का वर्णन किया था उसी प्रकार आप मेरा वर्णन कीजिए। तीसरा है, हे शाकंभरी के स्वामी आप मुझसे विवाह कर अपने पराक्रम का परिचय दीजिए। चौथा है, हे शाकंभरी के स्वामी मैंने मन ही मन आपको पति रूप में आपका पति रूप में वर्णन कर लिया है, अतः आप मुझसे विवाह कर मुझ पर कृपा कीजिए। तो दोस्तों ज्यो रुक्मिणी कन्हर वरिये, जिस प्रकार कान्हा ने, कृष्ण ने रुक्मिणी का वर्ण किया। क्यों कृष्ण और रुक्मिणी के वर्ण की बात की जा रही है यहाँ पर कवि के द्वारा? क्योंकि कृष्ण ने भी रुक्मिणी का हरण किया था। तो जिस प्रकार कृष्ण ने रुक्मिणी का वर्ण किया उसी प्रकार हे सांभर, सांभर यानी शाकंभरी उसका पुराना नाम है, हे सांभर के कंत यानी स्वामी, उसी प्रकार आप मेरा वर्ण कीजिए। तो कौन सा कथन सही हुआ? बी, हे शाकंभरी के स्वामी जिस प्रकार कृष्ण ने रुक्मिणी का वर्ण किया था उसी प्रकार आप मेरा वर्ण कीजिए। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, दिए कग्गर नृप राज कर खुले बंचिए पृथ्वीराज, पंक्ति में किस घटना का वर्णन है? तोते के पद्मावती के पास पहुंचने का, पद्मावती के द्वारा तोते के माध्यम से पृथ्वीराज को संदेश भेजने का, तोते के द्वारा पृथ्वीराज को पद्मावती का पत्र देने और पृथ्वीराज द्वारा खोलकर पढ़ने का, पद्मावती के पत्र को पढ़कर पृथ्वीराज का सेना सहित पद्मावती के वरण के लिए प्रस्थान करने का। तो दोस्तों ये पंक्ति को देखते हैं हम। दिए कग्गर, कग्गर यानी कागज यानी पत्र, कागज दिया नृपराज यानी पृथ्वीराज के कर यानी हाथों में, दिए यानी दिया, कग्गर पत्र, खुले पृथ्वीराज ने क्या किया? खुले, खोला, बंचिए पढ़ा। तो किस घटना का वर्णन हुआ? तोते के द्वारा पृथ्वीराज को पद्मावती का पत्र देने और पृथ्वीराज द्वारा खोलकर पढ़ने का वर्णन किया गया है। सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। देखिए सारे विकल्प एक दूसरे से लगभग मिलते जुलते हैं। अगर ये विकल्प नहीं हो तो हम ये भी कह सकते हैं कि पद्मावती के द्वारा तोते के माध्यम से पृथ्वीराज को संदेश भेजने का, लेकिन क्योंकि हमारे पास बिल्कुल उपयुक्त घटना का वर्णन वाला विकल्प है इसलिए हम कौन सा चुनेंगे? सी विकल्प चुनेंगे। तो आंसर हुआ हमारा सी। पुस्तक जल्लण हथ दे चले गज्जन रपकाज, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? डीएसएसबी पीजीटी 2018, डीएसएसबी टीजीटी 2018, यूपी पीजीटी 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है नरपति नाल, विद्याधर, चंद्रवरदाई या जल्लण।
तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसमें कहा गया है कि चंद्रवरदाई ने जो पृथ्वीराज रासो की जो पुस्तक की पांडुलिपि थी उसे जल्हण अपने पुत्र जल्हण के हाथ में देकर वह नृप राजा के कार्य के लिए चल पड़ा। नृपकाज यानी राजा के कार्य के लिए चल पड़ा। तो ये पंक्ति चंद्रवरदाई के से संबंधित है, तो आंसर हमारा होगा सी। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है? एनवीएस पीजीटी 2019 में ये प्रश्न पूछा गया। राजेश्वर, समर सिंह, अनंगपाल या सोमेश्वर? तो सोमेशपूत कहा गया है पद्मावती समय में, तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम यहां बताया गया है सोमेश्वर, तो आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2014, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम 2017 में ये प्रश्न पूछा गया। 59, 69, 79 या 89? तो दोस्तों हम पढ़ चुके हैं कि 69 समय है इसमें, तो आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? यूजीसी नेट 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। रामचंद्र शुक्ल, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर भूलर? तो दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि जो अप्रामाणिक मानते हैं विद्वान उनका, जो प्रामाणिक मानते हैं उनका, और जो अर्ध प्रामाणिक मानते हैं उन सभी के नाम आप कंठस्थ कर लेंगे। तो रामचंद्र शुक्ल अप्रामाणिक मानते हैं, गौरी शंकर हीराचंद ओझा अप्रामाणिक मानते हैं, डॉक्टर भूलर अप्रामाणिक मानते हैं, लेकिन मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या इसे एक प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं, इसलिए उनका नाम अप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में शामिल नहीं किया जा सकता। तो आंसर होगा हमारा बी। दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, पद्मावती समय पर आधारित एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र। उम्मीद करती हूं कि ये सत्र परीक्षा के बिल्कुल सिर पर होने की स्थिति में, यानी बिल्कुल निकट होने की स्थिति में आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी और लाभदायक होगा। आपका पथ प्रशस्त हो, आप लक्ष्य को प्राप्त करें, इसी कामना के साथ नमस्कार।